जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी की एक और नई क्लास में एंजॉय करने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त है। दोस्तों एक तो चीज है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो देश का व्यवस्था है वह संघात्मक व्यवस्था है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है दोस्तों। और संघात्मक व्यवस्था क्या होता है? तो मैंने आपको पहले बताया है कि जहां पर जिस भी व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकार दिखाई दे जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये तो भैया संघात्मक व्यवस्था है। तो हमारे इंडिया में भी दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो दो लेवल पे है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। तो यानी कि हमारे यहाँ भी दोस्तों संघात्मक व्यवस्था है, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो संघात्मक व्यवस्था है, जो ये संघात्मक व्यवस्था है, यह संविधान में कहाँ बताया गया है कि हमारा देश संघात्मक व्यवस्था है? तो क्या प्रस्तावना में बताया गया है, क्या अनुच्छेद 1 में बताया गया है, अनुच्छेद 368 में बताया गया है, या कहीं नहीं बताया गया है? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कहीं नहीं बताया गया है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वह संघात्मक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जैसे संघात्मक व्यवस्था के लक्षण तो मिलते हैं। केंद्र और राज्य शक्तियों का बंटवारा हुआ है, लेकिन केंद्र को बहुत ही एक तरफा बहुत ही ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, बहुत सारे विषय दिए गए हैं, और राज्यों को ये हस्तक्षेप भी करते हैं। राज्यों के मामले में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप का आरोप लगता है। इसलिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया यह सही विभाजन नहीं है। अच्छा, संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों संघात्मक व्यवस्था के लक्षण अगर कभी आपसे पूछे तो आपको बताना है कि जहां कहीं भी एक लिखित संविधान हो। संविधान कैसा हो? लिखित संविधान हो। लिखित संविधान हो, ठीक है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन हो, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन हो। शक्तियों का विभाजन हो, और शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच में हो? केंद्र और राज्य। तो दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार, वहां पे सरकार हो, ठीक है। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। और पांचवा है संविधान कठोर हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, और संविधान कठोर हो। संविधान की सर्वोच्चता हो दोस्तों, और संविधान हमारा कैसा हो? संविधान कठोर हो, संविधान कठोर हो, ठीक है। यानी कि संविधान फ्लेक्सिबल न हो। जिस भी देश में ऐसी व्यवस्था हमें दिखाई देती है, ये गुण दिखाई देते हैं, हम मान लेंगे कि वहां पे संघीय व्यवस्था है। जैसे किसी देश में लिखित संविधान हो दोस्तों, तो हमारे यहाँ तो लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन हो, केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन है, और किस सूची में है? तो सातवीं सूची। जो सातवीं सूची है दोस्तों, उसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। दो स्तर की सरकार हो, हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकार है। तीन स्तर की सरकार है हमारे यहाँ तो। स्वतंत्र न्यायपालिका हो दोस्तों, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। संविधान की सर्वोच्चता हो दोस्तों, हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है। और संविधान की कठोरता हो, तो दोस्तों हमारे यहाँ संविधान कठोर भी है और लचीला है, उसका समन्वय रूप है, लेकिन कठोर के लक्षण तो मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन संविधान में कहीं भी बताया नहीं गया है कि यह संघात्मक व्यवस्था है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है या नहीं है? तो संघात्मक व्यवस्था है। और किस जजमेंट में? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय ने किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है। किसमें? 1994 में, 1994 में एस आर बोमई, एस आर बोमई, एस आर बोमई एक मामला था, केस था, एस आर बोमई केस। तो एस आर बोमई केस में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हमारी जो व्यवस्था है वह संघात्मक व्यवस्था है, और यह संघात्मक व्यवस्था दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। यानी कि इस स्ट्रक्चर को, जो संघात्मक व्यवस्था है, इसको गड़बड़ भी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर सेंटर चाहे तो इसको ध्वस्त करके सारी पावर वो अपने पास रख ले, ऐसा भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की शक्तियों को परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है ऐसा जो संसद की शक्तियों को परिभाषित करता है दोस्तों? क्या 245 है, 246 है, 248 है, या ये सभी है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी हैं दोस्तों, ठीक है? ये सभी संसद की शक्तियों का प्रावधान करते हैं। दोस्तों हमारे संविधान में जो भाग नंबर 11 है, कौन सा भाग? भाग नंबर 11। इसमें दोस्तों अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर के 263 कितने आर्टिकल हैं? 245 से लेकर के 263 और इसमें केंद्र और राज्यों के बारे में जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 245 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों बताया गया है कि जो संसद है, संसद उसका अधिकार क्षेत्र बताया गया है। अधिकार क्षेत्र बताया गया है, इसमें क्षेत्र बताया गया है और अधिकार क्षेत्र क्या है इसका? संपूर्ण भारत या भारत के बाहर के भी रहने वाले लोग। क्लियर है? यानी कि आर्टिकल नंबर 45 में बताया गया है कि जो हमारे भारत की संसद है, जो दिल्ली में है, तो जो हमारे देश की पार्लियामेंट है, जो संसद है, वह पूरे भारत जितना भी बड़ा हमारा देश है, उस भारत और भारत के लोगों के लिए इतना ही नहीं, जो विदेशों में भारत के लोग रहते हैं, उनके लिए भी संसद कानून बना सकती है। तो ये इसका अधिकार क्षेत्र बताया गया है कि कितना दूर तक इसका अधिकार क्षेत्र आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों 245 और 246 में दोस्तों इसका विषय वस्तु बताया गया है। संसद का विषय वस्तु बताया गया है कि किस किस विषय पर, किस किस विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? जैसे वित्त मामले पर राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। जैसे रेलवे वाले मामले पर दोस्तों, रेलवे, जैसे रक्षा मामले पर, ठीक है, जैसे बैंक मामले पर, बैंकिंग, इन सब को लेकर के राज्य कानून नहीं बना सकते। इनको लेकर के जो कानून बनाएगा दोस्तों, वो केवल और केवल सेंटर ही कानून बनाएगा। तो इनके जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय वस्तु हैं, जिन पर सेंटर कानून बना सकता है, ये सब्जेक्ट किस आर्टिकल में दिए गए हैं? 246 में बताए गए हैं और एक सूची बनाई गई है इनके लिए। इन सब्जेक्ट की एक सूची बनाई गई है और उस सूची को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सातवीं अनुसूची। सातवां शेड्यूल जो है हमारा, सातवीं अनुसूची है। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों का जो विषय है इसका बंटवारा किया गया है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएंगे, एक क्वेश्चन है आपसे कि जो वन है, वन, वन, ये किस सूची का विषय है? जो वन है, ये किस सूची का विषय है? क्या ये सेंटर में आता है? क्या ये स्टेट वाले सब्जेक्ट में आता है? या इस पर दोनों कानून बनाते हैं, यानी कि समवर्ती सूची में आता है? ये आपको कमेंट करके बताना है और जरूर बताना है। क्लियर है? तो विषय वस्तु हो गया दोस्तों 246 में, ये आपको ध्यान रखना है। और 248 में क्या बताया गया दोस्तों? कि जो भी सब्जेक्ट केंद्र या राज्य को नहीं दिए गए हैं, जैसे हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने सोच विचार करके सब्जेक्ट का बंटवारा कर दिया कि भाई इस सब्जेक्ट पर केंद्र कानून बनाएगा और इन इन सब्जेक्ट पर राज्य कानून बनाएंगे और कुछ हमने सब्जेक्ट को कॉमन रख दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, केंद्र को टोटल सब्जेक्ट कितने दिए गए हैं? रक्षा, वित्त, विदेश, ये सब मामले में टोटल जो सब्जेक्ट दिया गया था वो मूल संविधान में 97 दिया गया था। ऐसे ही जो राज्य थे, इनको टोटल सब्जेक्ट कितने दिए गए थे? 66 दिए गए थे, 66 दिए गए थे। ऐसे ही जो समवर्ती सूची है दोस्तों, समवर्ती सूची, जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, इनमें कितने सब्जेक्ट दिए गए थे? तो 47 दिए गए थे, 47 सब्जेक्ट दिए गए थे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे संविधान बनाने वाले सब्जेक्ट का बंटवारा तो कर दिए, लेकिन उन्हें ये पता था कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो या तो हमें अभी ख्याल ना आ रहे हो, वो किसी भी सूची में शामिल ना हो, या तो इन फ्यूचर भविष्य में दुनिया कैसे परिवर्तित होगी, कहाँ जाएगी, तो कुछ नए सब्जेक्ट निकल करके आ सकते हैं। जैसे दोस्तों उस टाइम रोबोट नहीं था, तो लोगों के अंदर रोबोट जैसा कोई अवधारणा नहीं था, लेकिन रोबोट बाद में आ गया। तो क्या संविधान सभा रोबोट के बारे में कल्पना कर सकते थे? नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई भविष्य में ऐसा कोई भी नया सब्जेक्ट आता है तो उस पर भी केंद्र ही कानून बनाएगा। तो ऐसे विषयों को जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, ध्यान से सुनना, ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है दोस्तों, उनको कहा जाता है अवशिष्ट विषय। क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय। तो दोस्तों जो अवशिष्ट विषय होते हैं, जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, इन पर कानून भी केंद्र बनाता है, संसद बनाएगा। और इसलिए आप देखिए इंटरनेट, रोबोट, साइबर क्राइम, इन सबको लेकर के स्टेट कानून नहीं बनाएगा, कानून कौन बनाएगा? सेंटर, है ना? क्योंकि ये अवशिष्ट सब्जेक्ट हैं, ये किसी भी सूची में शामिल नहीं थे और इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो ये अधिकार जो अवशिष्ट विषय, तो 248 में अवशिष्ट विषय की बात बताई गई है दोस्तों, 248 में
ठीक है ना, कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाएगा केंद्र यानी कि संसद। क्लियर है? तो देखिए 245 में बताया गया है संसद का अधिकार क्षेत्र, 246 में बताया गया है विषय वस्तु और 248 में बताया गया है अवशिष्ट विषय, है ना, अवशिष्ट विषय पर सेंटर कानून बनाएगा, सेंटर कानून बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, ये सभी जो संसद के शक्तियों को परिभाषित करते हैं कि संसद का दायरा क्या होगा, कहां तक का एरिया होगा, संसद के पास सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे और अवशिष्ट विषय भी संसद के पास होंगे। इसका मतलब ये सब संसद की शक्तियों के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो जजों की संख्या है वह एक मुख्य जज होते हैं और 33 अन्य जज होते हैं। तो टोटल जजों की संख्या कितनी है? 34। अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या है 34। लेकिन इसमें जो जज नियुक्त होते हैं, जो अपॉइंट करता है, वो तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये अपॉइंट किस बेस पर होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? ये दोस्तों संविधान में कहीं भी निर्धारित नहीं है। जो ऊपर के 5 जज, जो सीनियर मोस्ट 5 जज होते हैं ना, 5 जज, जिनमें एक मुख्य जज होता है, 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। इनकी एक टीम होती है और यही टीम नीचे के जज, जो नीचे हाई कोर्ट के जज हैं, तो उन जजों को अपॉइंट करके ये नाम निर्देशित करते हैं राष्ट्रपति के पास। तो इनका नाम चुनते हैं यही 5 जज मिलकर के और वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं जजों को नियुक्त करता है। तो जो ये 5 मेंबर नाम सेलेक्ट करते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? कोलेजियम प्रणाली कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? दोस्तों जो पंचायती राज है, इसको संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया था और यही इसका सही आंसर होगा। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों, यह नगर पालिका है 1992 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार। 97वां संविधान संशोधन दोस्तों 2011 सहकारी समिति। क्लियर है? सहकारी समिति ध्यान रखेंगे। 97वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के लागू होने के समय उपलब्ध था परंतु वर्तमान में मूल अधिकार के रूप में ये उपलब्ध नहीं है? यानी कि दोस्तों जो हमारा मूल अधिकार था, मूल संविधान में जो हमारा मूल अधिकार था, मूल संविधान की बात है, तो मूल अधिकार कितने थे? भाग नंबर 3 में जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या थी 7, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 6। तो एक कम कैसे हो गया? एक 6 हो गया, कम हो गया दोस्तों, 7 से 6 हो गया। तो ये कैसे हो गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब एक कानून विधिक अधिकार है और ये आर्टिकल नंबर 300 ए में स्थापित किया गया है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 300 ए में स्थापित किया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया दोस्तों? ये हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। बाकी सब कंटिन्यू है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन मतदान करता है? दोस्तों यहाँ पे उपराष्ट्रपति के मतदान में शामिल होने वालों की बात है तो केवल राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहाँ पे दोस्तों सभी सदस्य आपको ध्यान रखना है, इसमें मनोनीत भी होते हैं और इसमें निर्वाचित भी होते हैं। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245, ये सारे ही मेंबर मिल करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और यही लोग जो उपराष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं, यही लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन सा आर्टिकल करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 123। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह देखिए दो लोगों को है, एक राष्ट्रपति को, एक राज्यपाल को। दोनों को अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो सेंटर के सब्जेक्ट है, जो संघ सूची के विषय हैं, केवल उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और जो राज्यपाल है ये राज्य सूची पर ही अपने अध्यादेश को जारी कर सकता है और समवर्ती सूची पर दोनों ही जारी कर सकते हैं। क्लियर है? तो संघ सूची पर राष्ट्रपति और राज्य सूची पर राज्यपाल और समवर्ती सूची पर दोनों ही, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो दोस्तों जो राज्यपाल है, राज्यपाल, इसको किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो 213, ये आपको ध्यान रखना है। 124 में दोस्तों क्या है? ये है सुप्रीम कोर्ट के
गठन का प्रावधान है और 124 खंड 2 में क्या है तो जजों की नियुक्ति है। ठीक है? 124 के खंड 2 में क्या है, क्लॉज 2 में क्या है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ये है सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 143 में क्या है दोस्तों? तो 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाह लेने की बात है। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ऐसा आर्टिकल 143 में बताया गया है। और 153 में दोस्तों क्या बताया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 5 स्टार वाला आर्टिकल है जो बार बार पूछा जाता है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा। इसमें दोस्तों क्या है, तो इसमें है राज्यपाल का पद। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे हमारे संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल का पद का प्रावधान किया गया है, यानी हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा किस प्रावधान में, किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि सातवें संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है कि कॉमन राज्यपाल भी हो सकते हैं, यानी एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और 155 दोस्तों इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है ना? 153 में राज्यपाल का पद है और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इन दोनों आर्टिकल में स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, अब कंफ्यूज नहीं करना है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है और 155 में राज्यपाल के पद, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नीति आयोग, जो नीति आयोग है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? क्या 1 जनवरी 2014 को, क्या 1 जनवरी 2015 को, क्या 1 अप्रैल 2015 को, क्या 1 जून 2015 को? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 जनवरी 2015। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? तो हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है वह 226 में है और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति जो है वह 32 में दिया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो ये प्रस्तावना दिया हुआ है, प्रस्तावना में न्याय शब्द में कौन से प्रकार शामिल हैं? यानी कि न्याय, यहाँ पे दोस्तों न्याय है और न्याय की संख्या कितनी है पूछा जाता है, न्याय की संख्या है 3। ठीक है? न्याय की संख्या कितनी है? 3। तो वो 3 कौन कौन से हैं? क्या सामाजिक, आर्थिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है? क्या सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात है? आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक न्याय की बात है? राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक न्याय की बात है? तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय करने की बात कही गई है। और स्वतंत्रता दोस्तों कितनी है? 5। ठीक है? तो वो आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों संवैधानिक निकाय क्या होता है? ऐसी निकाय, ऐसी संस्थाएं जो हमारे मूल संविधान में नहीं थी। क्लियर है? मूल संविधान में नहीं है, तो वो कौन से निकाय हैं? जो इनमें से कौन सा निकाय है जो हमारे संविधान में नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है? क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है या निर्वाचन आयोग है? इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वो 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। 12 अक्टूबर 1993 को। आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग, वित्त आयोग दोस्तों 280 में इसका प्रावधान किया गया है, तो ये मूल संविधान के किसी आर्टिकल में है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी आर्टिकल में नहीं पाएंगे, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है ना? ये एक संस्था बनाया गया है, तो ये किसी आर्टिकल में नहीं। वित्त आयोग 280 में, संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों 315 में, जिसे यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में, और निर्वाचन आयोग दोस्तों 324 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है दोस्तों? क्या 356 है, 368 है, 370 है या 352 है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, तो ये होगा 368। और ये कहां से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से ये प्रावधान ग्रहण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है,
370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था और 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, जो वित्त मंत्री द्वारा दोस्तों लोकसभा में बजट प्रस्तुत होता है, उस बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान यानी बजट का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? तो क्या अनुच्छेद 111 करता है, अनुच्छेद 110 करता है, अनुच्छेद 112 करता है या अनुच्छेद 120 करता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 112। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 112 में ही राष्ट्रीय वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 111 में दोस्तों क्या है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति का विधेयकों पर निर्णय विधेयकों पर निर्णय यानी कि निर्णय यानी कि दोस्तों संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति पर आता है, राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या डिसीजन लेगा, क्या निर्णय लेगा, यह शक्ति उसको आर्टिकल नंबर 111 के तहत प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक की परिभाषा धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? 110 में है, ठीक है। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है दोस्तों। और अनुच्छेद 120 अगर याद रख सके तो बढ़िया है, क्योंकि खूबसूरत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 120 में क्या है दोस्तों? तो जो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, संसद में प्रयुक्त भाषा होने वाली भाषा, ठीक है, यानी संसद में कौन कौन सी भाषा प्रयुक्त हो सकती है। तो ऑफिशियली दोस्तों दो भाषा है, एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। एक है हिंदी और दूसरा है अंग्रेजी इंग्लिश, ठीक है। ये दो भाषाओं को ऑफिशियली मान्य किया गया है संसद में। इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, वो जिस भी भाषा में अलाउ करते हैं, उसके अलावा भी आप अपनी भाषा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में विधानसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो जो विधानसभा का कार्यकाल है, यह संविधान में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, निर्धारित नहीं है। विधानसभा अच्छा सॉरी निर्धारित है। मुख्यमंत्री का जो पद है वो विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है, तो निर्धारित है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो ये होता है 5 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है, यानी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है संविधान में, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? दोस्तों जो आपातकाल का प्रावधान है, ये हमारे संविधान के भाग नंबर 18 में है। भाग नंबर कौन सा है? 18। और अनुच्छेद कितना है? 352 से लेकर के 360, ये ध्यान रखना है आपको। और ये कहां से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है जर्मनी से। फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था लिया गया है। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत भी फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। कनाडा से दोस्तों संघात्मक व्यवस्था लिया गया है और केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है कनाडा के व्यवस्था से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 148 है, अनुच्छेद 200 ए है, अनुच्छेद 300 ए है, अनुच्छेद 280 है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 300 ए। क्लियर है? जो 248 है दोस्तों, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी यानी कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 280 दोस्तों यह वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। और 200 ए बस ऐसे ही दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दोस्तों जो सहकारी समितियां हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि सहकारी समितियां, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये आर्टिकल आपको कभी नहीं भूलना है दोस्तों, और इसके प्रावधान आपको कभी नहीं भूलने हैं। हर दूसरे एग्जाम में ये रिपीट करता है। तो सहकारी समितियों से संबंधित जो संशोधन है दोस्तों, वह 97वां संविधान संशोधन है, जो 2011 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 73वां और 74वां ये पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति है, यह आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है 155। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है?
तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है और अपनी मर्जी से नहीं करता, यह मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस संशोधन द्वारा किया गया था, तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, क्लियर है। लेकिन राज्यपाल अपने ही उसी राज्य में वह नियुक्त नहीं हो सकता जिस राज्य का वो व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा एक कर्तव्य नहीं है। हमारे संविधान के भाग नंबर 4A, जो भाग नंबर 4A है दोस्तों, इसमें एक आर्टिकल है और आर्टिकल का नाम क्या है, 51A, 51A, ठीक है। ये आर्टिकल है और ये भाग है 4A, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों कुल 10 कर्तव्य दिए गए हैं। कितने कर्तव्य दिए गए हैं, 11, है ना। जब जोड़ा गया था तो 10 और एक ऐड कर दिया गया तो 11। अभी वर्तमान में टोटल जो कर्तव्य है वो कितने हैं, 11। तो इन 11 कर्तव्यों में कौन सा एक कर्तव्य नहीं है पूछा है। संविधान का पालन करना, मतदान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। और कुछ स्टूडेंट इसका आंसर ये कर रहे होंगे, तो ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना भी हमारा एक कर्तव्य है ना। यानी कि अंधविश्वास को नहीं मानना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना भी एक मौलिक कर्तव्य है। इसका सही आंसर क्या होगा, मतदान करना। मतदान करना हमारा कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं बताया गया है संविधान में। हालांकि दोस्तों मतदान करना चाहिए, है ना, जरूरी होता है। भले ही आप नोटा दबाएं लेकिन मतदान करना चाहिए, उससे जागरूक नागरिक की पहचान होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भले ही हमारा कर्तव्य नहीं है लेकिन इसको रेगुलर करना चाहिए हमें। भारत में सामान्यतः संसद का सत्र कितनी बार होता है, तो यहाँ पे दोस्तों सामान्यतः दिया हुआ है, तो सामान्यतः संसद का सत्र कितनी बार होता है, तो सामान्यतः दोस्तों होता है 3 बार। लेकिन वही पूछता कि निश्चित रूप से एक वर्ष में कितनी बार होता, निश्चित रूप से, है ना, यानी अनिवार्य रूप से। अगर आपसे पूछे कि अनिवार्यतः वर्ष में कितनी बार होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये दोस्तों 2 बार, ठीक है ना। क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 85 है, आर्टिकल नंबर 85, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 85 में राष्ट्रपति को कहा गया है, किसको कहा गया है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कहा गया है कि वह संसद के सत्रों को बुलाएगा और संसद के सत्रों को सत्रावसान करेगा, यानी कि एक तरफ बुलाएगा और दूसरी तरफ उनको भेज देगा। एक तो ये बात कहा गया है, और दूसरी बात कहा गया है कि संसद का जो भी सत्र होगा, तो एक सत्र जो होगा, एक सत्र, और जो इसका दूसरा सत्र होगा, इनके बीच में दोस्तों एक सत्र ये हो गया और दूसरा सत्र ये हो गया, तो इनके बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। 6 माह से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, गैप नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र आयोजित करना है। और सत्र को बुलाता कौन है, तो सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, हमेशा ध्यान रखना है, न तो लोकसभा का अध्यक्ष, न ही राज्यसभा का सभापति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है ना। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है दोस्तों। तो क्या 245 से 255 है, 256 से 263 है, 264 से 270 है, या 271 से 280 है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। इसका जो सही आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों का, ये 245 से लेकर के 263 तक दिया हुआ है दोस्तों, जो केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें 2 ऑप्शन में आ जाता है, 245 से 255 और 256 से 263। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका विधायी संबंध है और इसके आगे इसका जो वित्तीय संबंध है, सॉरी, जो प्रशासनिक संबंध है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन ज्यादा आपको नहीं, अभी फिलहाल बस इतना ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है, तो केंद्र राज्य संबंधों की व्यवस्था दोस्तों भाग नंबर 11 में किया गया है, जो आर्टिकल नंबर 245 से 263 के बीच आता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आर्टिकल के अधीन है ना, ये सुधार लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे संविधान में बताया गया, अभी पहले संख्या कितनी है, तो अभी संख्या है दोस्तों, सॉरी, 500 543 है, क्लियर है। अभी ये संख्या है, तो ये वर्तमान संख्या हो गया। लेकिन हमारे संविधान में दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 80 है, आर्टिकल नंबर 80, ठीक है ना, इसमें लोकसभा के गठन की बात की गई है।
लोकसभा के गठन की का प्रावधान किया गया है। और लोकसभा का गठन में दोस्तों जो मेंबर हैं वो मेंबर कितने हैं, तो इनमें बताया गया है कि जो मेंबर है दोस्तों ये 552 हो सकते हैं। कितना बताया गया है, सॉरी ये गलत है आर्टिकल दोस्तों, 81 कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको आपको 81 कर लेना है। आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा है, 80 में तो है राज्यसभा, ठीक है ना, 80 में क्या है, राज्यसभा है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, 552। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो 552 है इनमें दो कैटेगरी है, एक 550 और प्लस 2, ठीक है ना। यानी टोटल जैसे बताया गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होगी, जिनमें 550 निर्वाचित होंगे, क्या होंगे, निर्वाचित, और ये दो मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है, दो मनोनीत होंगे, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी ऐसे मेंबर यानी जो आंग्ल भारतीय हैं अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति दो मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, और 550 मेंबर चुनाव लड़ करके आएंगे दोस्तों। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान हो गया, ये संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में बताया गया है कि अधिकतम 552 हो सकते हैं, जिनमें 550 निर्वाचित होंगे और दो मनोनीत होंगे। ये क्लियर हुआ आपको। और हमारे संविधान में दोस्तों अभी वर्तमान में है ये 543 और प्लस 2, यानी 543 निर्वाचित होते थे और दो मनोनीत होते थे, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 545, और इसी संख्या को लेकर के चला जा रहा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं 104वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 किया गया, और जो दो ये मनोनीत होते थे इनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, मनोनीत वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो अब अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो दोस्तों मनोनीत तो हो नहीं सकते, संविधान में ही दो कैटेगरी बताई गई थी, और मनोनीत हो नहीं सकते, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। लेकिन अगर आपसे पूछे संविधान में कितना प्रावधान है, तो संविधान में अभी भी 552 है, जिनमें दो आंग्ल भारतीय बताया गया है, मनोनीत की व्यवस्था बताई गई है, और मनोनीत की व्यवस्था संशोधित करके समाप्त कर दिया गया है। तो 550 ही हो सकते हैं वर्तमान में, ठीक ठीक है ना, टेक्निकली 550 हो सकते हैं, लेकिन अगर आप संविधान की भाषा में जाएंगे तो वहां 552 ही लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, तो दोस्तों इसका भाग नंबर 10 होगा, और इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 244, और इसमें एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया था 244 ए भी है इसमें, ठीक है ना, 244 और 244 ए, इसमें जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। यानी दोस्तों हमारे संविधान का एक आर्टिकल है और वो कहता है कि जो राष्ट्रपति है यह कोई भी काम अपने मन से नहीं करेगा, जो राष्ट्रपति है यह सलाह से काम करेगा, किसके सलाह से, मंत्री परिषद के। जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह मंत्री परिषद के सलाह से काम करता है, यानी जो मंत्रियों का ग्रुप होता है ना सेंटर में, जो मंत्रियों का ग्रुप है केंद्रीय मंत्रियों का, वही सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वही काम करेगा, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, तो ये सलाह देगा। और इस मंत्री परिषद का हेड किसे बताया गया है, मुखिया किसे बताया गया है, ये जो मंत्री परिषद है इसका हेड कौन है, तो इसका हेड होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का पूरे टीम मेंबर का जितने भी मंत्री हैं उनका हेड होता है, और यही सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, और उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति काम करता है। तो 21 आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 74, 74 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से ही काम करेगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि दोस्तों इसमें संशोधन भी किया गया है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कहा गया, देखिए इसमें केवल सलाह की बात कही गई थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करेगा। तो इसमें विवाद ये आ रहा था कि क्या राष्ट्रपति को वह सलाह मानना बाध्यकारी है, क्या राष्ट्रपति वह सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो बहुत बार ऐसा विवाद हुआ, फिर इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत क्या किया इन्होंने, तो इसके तहत किया कि राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी है, यानी राष्ट्रपति बाध्य हो गया सलाह लेने के लिए, मानने के लिए, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ करेगा ही नहीं, वह सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ऐसा किस प्रावधान में कहा गया,
42वां संविधान संशोधन 1976। फिर दोस्तों इमरजेंसी का दौर समाप्त हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1978 किया। और इस संशोधन के द्वारा इन्होंने कहा कि भाई अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई सलाह दिया गया और राष्ट्रपति को वह ठीक नहीं लग रहा है, तो कम से कम राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होना चाहिए कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए कह सके। तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मतलब कह सकता है। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए बोल सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है, ठीक है ना। तो ये किस आर्टिकल में, किस संशोधन द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया? 44वां संशोधन। 42वां में कहा गया कि राष्ट्रपति बाध्य होगा, 44वें में कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन वही सलाह उसे वापस दी जाती है, या तो उसमें चेंज की जाती है या वही सलाह उसे वापस दी जाती है, तो अब वो मानने के लिए बाध्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था और ये आज भी कंटिन्यू है। ये दोनों प्रावधान आज भी हैं। राष्ट्रपति बाध्य है और एक बार ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है दोस्तों। और 75 में दोस्तों, तो 75 में जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मंत्री परिषद हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। जितने भी हमारे मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं और प्लस प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये प्रावधान किसमें बताया गया है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 75 में। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया, इसमें संशोधन किया गया था और इसमें ये बताया गया कि टोटल मंत्रियों, प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रियों की संख्या होगी, यह कितनी हो सकती है, ये भी 75 में बताया गया है। तो आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है? कि मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सभी का टोटल, प्रधानमंत्री एक होता है और बाकी उसके अन्य मंत्री होते हैं, तो टोटल प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 545 मेंबर, 543 मेंबर लोकसभा में है, तो सबको ही कोई ना कोई मंत्री बना दिया जाए, है ना? चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबको ही मंत्रालय दे दिया जाए कुछ ना कुछ, तो ये तो फिर अति हो जाएगा। तो एक लिमिट होना चाहिए मंत्रियों की कि भाई आप अधिकतम कितने मंत्री बना सकते हैं। पता चला मोदी जी के पास वो 400 का नारा देते हैं और 400 अगर उनकी सीट आ गई तो वो 400 के 400 सभी मंत्री बना देंगे, तो फिर ये अति हो जाएगा और इसलिए इस पर एक लिमिट लगाया गया दोस्तों संशोधन करके, ठीक है। वो संशोधन क्या है? तो वह संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003 और इसके तहत कहा गया कि ये जो प्रधानमंत्री समेत मंत्री परिषद है, इसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। और ये 15% किसका? लोकसभा का। तो लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं होगी, है ना। लोकसभा का जितना भी संख्या होगा, लोकसभा में संख्या कितनी है? 543। तो 543 का 15% निकाल लीजिए और 15% से ज्यादा यह मंत्री परिषद की टीम, जो इनमें पूरी टीम में मेंबर हैं, इनकी संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। लोकसभा का 15%, संसद का नहीं, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का। तो लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगी। ये भी किस आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों? 75 में बताया गया है। 76 में दोस्तों अटॉर्नी जनरल है, यानी कि महान्यायवादी का व्यवस्था है। और 77 में दोस्तों, 77 में बताया गया है कि जितने भी हमारे काम होंगे, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। जो सेंट्रल में जो भी काम होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम होंगे, ऐसा 77 में बताया गया है। तो दोस्तों यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? और इसका आंसर करेंगे दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार लगाया गया दोस्तों, ये किस वर्ष लगाया गया था? और इसका आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।